हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में बताएंगे। यदि आपका किसी भी ज़मीन पे कब्जा है, किसी ज़मीन पे कब्जा है आपका बहुत समय से है और आपके पास उस ज़मीन का आपके नाम का कोई भी कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना खतियान है, ना खतौनी है, ना अधिकार अभिलेख, दाखिल खारिज, रजिस्टर टू, किसी में भी आपका नाम नहीं है, केवल आपका कब्जा है, वो भी लंबे समय से। तो ऐसी स्थिति में आप उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स अपने नाम कानूनी तरीके से कैसे बनवा सकते हैं। दाखिल खारिज, खतियान, अधिकार अभिलेख, सरकारी रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज होगा, वो भी कानूनी प्रोसेस से। तो वही आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप कानूनी प्रोसेस से वो ज़मीन आप अपने नाम कैसे करवा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोविज़न जो है वो किया गया है यूपीआरसी सेक्शन 144। इसमें स्पष्ट रूप से किया गया है डिक्लेरेशन सूट बाय टेनोर होल्डर, यानी कि खातेदार द्वारा घोषणात्मक बाद अपने अधिकारों की घोषणा करना। अब मैं आपको विस्तार से पहले कानून की कुछ लॉ की भाषा में समझा देता हूं, फिर आपको साथियों मैं आपको समझाऊंगा सामान्य भाषा में। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि मान लीजिए आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, सरकारी तो नहीं है, उस पर कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अधिक से अधिक विक्रय तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको समय वगैरह बताया जाएगा, उसके बाद कॉल होगी आपसे। सेक्शन 144, एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी अ भूमिधर ऑफ आसामी ऑफ एनी होल्डिंग ऑफ पार्ट thereof whether exclusively of jointly with of any person may sue for declaration of his rights in such holding of part। देखिए साथियों, अगर कोई व्यक्ति जो किसी जोत, मान लीजिए कृषि भूमि, उसके किसी भाग, ठीक है, चाहे अन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से आसामी होने का दावा करता है, तो ऐसी भूमि या उसके भाग पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है, यानी कि केस कर सकता है। ठीक है, कि सर मैं इस ज़मीन पे काबिज हूँ, मैं इस ज़मीन पे आसामी हूँ, मेरा इस ज़मीन पे प्रतिकूल कब्जा है और ये ज़मीन जो है मेरे अधिकार में है, अधिकार घोषणात्मक वाद कर सकता है। अब आपका सवाल होगा, ये भाई घोषणात्मक वाद क्या होता है, हम कैसे करें क्या। देखिए साथियों, मान लीजिए किसी के नाम ज़मीन है, वो गांव में बहुत सालों पहले से चला गया है, या मान लीजिए जानकारी में उसकी है या नहीं है। आप कम से कम मान लीजिए 10-20 साल से 30 साल से उस ज़मीन पे काबिज हैं, जोत बो रहे हैं, ठीक है, आप भी लगान भी दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप यूपीआरसी सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग आप क्लेम कर सकते हैं। अब क्लेम कैसे होगा, जो कोर्ट जो है, कोर्ट में केस कैसे होगा, वो जान लीजिए। देखिए साथियों, धारा 144 में तो ये प्रोविज़न किया गया है कि भाई को किसी भी भूमि तक, कई लोगों ने भाई फ़ायदा उठाया, क्योंकि भाई देखिए अब क्या है, अब तो एडवोकेट हैं, कई लोग पढ़े लिखे हैं, तो अब ज़मीन पड़ी नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने धारा 144 यानी कि 229(b) से, जो पहले एडवोकेट हुआ करते थे, उन्होंने अपने कई बहुत सारी ज़मीनें कर ली हैं धारा 144 से, 229(b) से दावा कर करके, क्लेम कर करके। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कई सालों से उस पर काबिज हैं तो अपने अधिकारों की घोषणा कर सकते हैं, चाहे भले ही वो ज़मीन किसी के नाम हो। ठीक है, लेकिन साथियों एक बात याद रखना आप, कि लिमिटेशन एक्ट में अगर कोई प्राइवेट ज़मीन है उसके लिए लिमिट है 12 साल, और कोई सरकारी ज़मीन है तो उसके लिए लिमिट है 30 साल। और मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई सरकारी ज़मीन पे आप कितना भी कब्जा करिए, सरकारी ज़मीन पे आप अपने अधिकारों की घोषणा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी की ज़मीन है, खतौनी में नाम, भले उसका दाखिल खारिज है, लेकिन आप उस ज़मीन पर भी धारा 144 की कार्रवाई घोषणात्मक वाद ला सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आप बतौर अधिकारों की घोषणा करिए, पूरी दावा जो है धारा 144 में दावा होगा, और दावे में जो है वाद संस्थित किया जाएगा जो व्यक्ति काबिज है उसके द्वारा। ठीक है, और उसमें आवश्यक पक्षकार होंगे राज्य सरकार और ग्राम पंचायत। देखिए आपने केस कर दिया, ठीक है, अब सरकार ने इसमें पहले से प्रोविज़न क्या किया गया है, भैया आपने केस किया, आप अपने अधिकारों की घोषणा करवाने जा रहे हैं, वो ज़मीन आपके नाम होगी, लेकिन आपको नोटिस जो है वो राज्य सरकार को देना पड़ेगा, यानी कि कलेक्ट्रेट में जो भी मान लीजिए वकील होते हैं उनको, और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को, ग्राम प्रधान को। ठीक है, उनको इसलिए नोटिस दिलवाया जाता है कि अगर मान लीजिए राज्य सरकार की कोई आरक्षित ज़मीन हुई
और आपने उस पर ही क्लेम कर दिया अपने अधिकारों की घोषणा के लिए, तो वो भाई आप तो सरकार की ज़मीन भी अपने नाम करवा लेंगे, उससे सरकार को नुकसान होगा। तो आपको राज्य सरकार को नोटिस भेजना है। अगर मान लीजिए वो सरकारी ज़मीन हुई तो राज्य सरकार उसमें एक्शन ले लेगी, आपके नाम ज़मीन आएगी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो ग्राम सभा की ज़मीन हुई तो ग्राम प्रधान या मान लीजिए जो भी वहाँ पे भू कमेटी होती है वो एक्शन ले लेगा, एसडीएम खुद एक्शन ले लेगा, वो भी आपके नाम ज़मीन नहीं होगी। अब बचता कौन? प्राइवेट पर्सन, ठीक है। प्राइवेट पर्सन को भी नोटिस जाएगा, अगर वो आता है तो ठीक है, और नहीं आता है, आ भी जाता है, फिर भी केस चलेगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए साथियों उसमें आप जीत जाते हैं तो वो ज़मीन जो है वो आपके नाम कर दी जाएगी, बतौर आदेश होगा। 229(b) जिसे बोलते थे, धारा 144, वो ज़मीन जो है आपके खतौनी खसरा सब कुछ की जाएगी और ट्रांसफरेबल राइट वाली बनाई जाएगी, आप चाहें उसे बेच भी सकते हैं। तो ये कानून में कुछ ऐसी बहुत अच्छे अच्छे प्रोविज़न किए गए हैं भाई, लेकिन ये आप लोगों को पता नहीं है। अब साथियों मैं बताने वाला हूँ कि चलिए आपने अधिकारों की घोषणा तो कर दी, उससे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि प्रतिकूल कब्जा क्या है, ठीक है। प्रतिकूल कब्जा ऐसा नहीं है साथियों कि आप किसी की ज़मीन पे जबरन कब्जा किए हैं, उसकी ज़मीन आप अपने नाम करवा लो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए। अब प्रतिकूल कब्जा पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, वो आप जान लीजिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है। देखिए साथियों, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने जबरन किसी पे कब्जा कर लिया या किसी को हटा दिया और मैं जो है घोषणात्मक बाद अपने अधिकारों की घोषणा कर दूँ, वो ज़मीन अपने नाम करा दी, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रतिकूल कब्जा वहाँ पे होना जरूरी है। प्रतिकूल कब्जा क्या? जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है तो उसे पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। दूसरा, उसे दलील देनी होगी कि मूल मालिक की जानकारी में ये था कि 12 साल से अधिक वो खुले वहाँ निर्बाध यानी कि निर्विवादित या बिना वाद कब्जे में रह रहा है और सामग्री कथन वाद में पूरी तरह अनुपस्थित है, इसलिए वाद में प्रतिकूल कब्जे की दलील के लिए कोई उचित आधार है नहीं। अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के संबंध में कानून की स्थापित स्थिति को दोहराया। क्या दोहराया? देखिए, वादी को दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि वह वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा था। दूसरा, वादी को दलील देनी होगी, यह स्थापित करना होगा कि वह लंबे और निरंतर कब्जे का तथ्य असली मालिक को पता था, यानी कि निरंतर कब्जा और होना चाहिए। सी जो है पॉइंट, वादी को यह भी निवेदन करना होगा, स्थापित करना होगा कि वह कब्जे में कब कब्जे में आया, ठीक है। तीसरा, वादी को यह स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला अथवा निर्बाध्य, यानी कि जिसमें कोई बाध्यता नहीं थी, निर्विवादित था, ठीक है। तो ये भी आपको साबित करना होगा। बाकी साथियों, यदि आपको इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे आपको लीगल एडवाइस लेनी है, उत्तर प्रदेश से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, इस पर कोई विवाद तो नहीं, सरकारी ज़मीन तो नहीं है, किस श्रेणी नंबर की ज़मीन है, ETC आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।